परम आदरणीय अनुभवी चिकित्सा सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एल सी शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राम स्वरूप सैनी जी व अन्य प्रांतीय जिला अधिपदाधिकारी सदस्यगण, विशेषकर मंडी डवाली से जो कि संगठन शाखा के प्रधान डॉक्टर ओ पी शर्मा जी व उनकी पूरी टीम के सभी डॉक्टर्स, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेक्चर के रूप में आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड कुछ बातें बता सकूं और शेयर कर सकूं। पहले तो मैं सॉरी फील करता हूं कि मैं आपके समक्ष लाइव वहां पे नहीं आ पा रहा हूं बिकॉज मंडे का दिन था और आज संडे भी मैं छुट्टी पे था, कुछ काम था, तो कल पेशेंट्स होंगे जो काफ़ी दूर से आते हैं। मैं माई सेल्फ डॉक्टर विवेक करीर फ्रॉम मंडी डवाली का विवेक डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से कॉलोनी रोड में, और मेरी प्रैक्टिस का जो मोटो है वो यही है कि सर्व ह्यूमैनिटी। यहाँ पे सिर्फ लोगों की सेवा का जो ध्येय है वही जो माँ बाप से सीखा है, आप लोगों से सीखा है। मैं हमेशा एक ही बात कहता होता हूँ कि जो सबसे इजी अप्रोच होते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, जो पहली अप्रोच होते हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, जो पूरे एक एरिया के अंदर जो लोगों की सेवा करते हैं रात और दिन, और मैं उन सभी डॉक्टर्स को सल्यूट करता हूं जो रात दिन 24 घंटे उन पेशेंट्स के लिए, उन मरीजों के लिए काम आते हैं और समय पे काम आते हैं और आगे रेफरल जो रेलेवेंट होते हैं वहाँ पे भेजते हैं, जो ट्रीट करते हैं। सो मैं सभी रिस्पेक्टेड सीनियर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेडियोलॉजी जो है आजकल बहुत एडवांस हो चुकी है। एडवांसमेंट के साथ कॉस्टली भी है, लेकिन ज़्यादा सस्ती पड़ती है। वो इसलिए बिकॉज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको इमीडिएट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे लगभग ये तय हो जाता है कि ट्रीटमेंट क्या देने वाले हैं हम, what kind of treatment we should give, और whether to treat or refer the patient. This is very important decision at the time of watching the patient. So सबसे पहले तो प्रैक्टिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो हमें ये डिसीजन लेना होता है कि ये महंगा टेस्ट करवाया जाए कि सस्ता टेस्ट करवाया जाए, कि अभी इस बीमारी के लिए, इस सिम्टम्स के लिए, इतनी पेन के लिए हमें सीटी की ज़रूरत है या नहीं, एमआरआई की ज़रूरत है या नहीं, या सीटी की कब ज़रूरत है या एमआरआई की कब ज़रूरत है, या फिर आगे फर्दर जो हायर जो मोडेलिटीज़ हैं, एंजियोग्राफीज़ हैं, एंडोस्कोपीज़ हैं, ईआरसीपी, एमआरसीपी, उनका क्या रोल कब किस टाइम पे रहता है। सो जैसा कि प्रैक्टिस में आप लोग देखते हो कि पेशेंट्स आपके पास कोई ना कोई सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे कि फीवर है, पेन है, कोई मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शन है, हेडेक है, या कोरिलेटेड कोई सिम्टम्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर इस सिम्टम्स के साथ आपके पास आते हैं। ब्लीडिंग है, वॉमिटिंग है, जॉन्डिस है, एंड अदर्स सिम्टम्स जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया था कि पेशेंट के पैसे कितने कम से कम लगें कि उस किसी खास मोडेलिटी से हमें फ़ायदा हो जाए। तो लाइकवाइज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई पेशेंट केम विद हिस्ट्री ऑफ पेन, जैसे एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम इसको पेन हो रहा है तो ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा, ज़्यादा क्लिनिकल इसके सिम्टम्स नहीं और कोरिलेट हो रहे हैं, या वाइटल्स इसके बिल्कुल ठीक हैं, ओके इस ओके, हम इसको मेडिसिन इंजेक्शंस 7 दिन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स देखते हैं, कोई डायरिया लगा होगा या कॉन्स्टिपेशन होगी या कोई कोर इन्फेक्टिव फोकाई होंगे तो हम TLC वगैरह करवा के देख लेते हैं। वो अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी, या रेडियोलॉजी के एक्सपीरियंसिस में देखा है कि कई बार कोई मिडिल एज मैन या वीमेन या कोई उससे भी छोटे बच्चे भी होते हैं, वो पेन के साथ आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ट्यूमर या कोई मास निकलता है। सो रेडियोलॉजी जो है वो किसी भी सिम्टम्स को जल्दी अर्ली डायग्नोस करने के लिए बहुत सक्षम है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको वैल्यूट करते हैं, उस पेन को फील करते हैं कि इसका इमीडिएट अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए, कि हमें पहले मेडिसिन दे के फॉलोअप रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज अब जो जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो कई बार मिसलीडिंग होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि वीमेंस के अंदर अगर पेन हो रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है, तो हम टेंडेंसी रहती है या पेशेंट की टेंडेंसी रहती है कि मैं मेडिसिन ले लूँ, 7 दिन का मैं फॉलोअप रख लूँ, फिर उसके बाद मैं देखूँ घर जाके। लेकिन अभी हमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं पता कि 7 दिन के बाद वो पेन सबसाइड करेगा या इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। प्रैक्टिस के दौरान देखा गया कि कई बार पेशेंट के
वीमेंस के ओवेरियन टोर्शन हो चुका होता है, जो अंडेदानी होती है वो घूम चुकी होती है अपनी एक्सिस से, और उसकी वेसल्स जो है वस्कुलरिटी जो वो खत्म हो जाती है, वो गैंग्रीन होना शुरू होता है और पेशेंट की जान को भी खतरा होता है। अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी रिमूव्ड, ऑर्गन हैज़ टू बी रिमूव्ड, ओवरी हैज़ टू बी रिमूव्ड। ये किसको होगा किसको नहीं होगा ये बाहर से ज़्यादातर पता नहीं चलता, लेकिन जब बहुत एक्यूट पेन में आता है तो फिर तो सेंस हो जाता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और स्टार्टिंग में जब सिम्टम्स कम होते हैं तब ये मिसलीड कर देता है। तो यहाँ से एक लेसन ये है कि हमें हर पेन का इन्वेस्टिगेशन, जो सस्ते वाला इन्वेस्टिगेशन होता है वो जरूर करवाना चाहिए। हमें इमीडिएटली सिटी एमआरआई पे नहीं जाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट एंड द इनिशियल एंड द वेरी वेरी चीप मोडेलिटी टू डायग्नोज द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी अर्ली। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है कि कितना एक्सपोजर देना है। अगर किसी पेशेंट की बीमारी का जो डायग्नोस है वो अल्ट्रासाउंड से नॉन एक्सपोजर है, जो नॉन रेडिएटिंग मोडेलिटी अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें अंदर रेडिएशन नहीं होती है, प्रेगनेंसी में भी सेफ है, उस चीज़ के लिए हम सीटी स्कैन क्यों करवाएं, या फिर एमआरआई नॉन रेडिएशन वाली, लेकिन एमआरआई महंगी पड़ती है। लेकिन जो स्पाइन है, जो कुछ और है, ब्रेन है, तो वहाँ पे तो जाकर तो एमआरआई करवानी पड़ती है। लेकिन पेट के दर्द के लिए एमआरआई इज नॉट ए डायग्नोसिस। कई बार देखा गया कि पेट के लिए एमआरआई करवाते हैं लेकिन उसका कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं होता। उसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी बेस्ट रहती है स्टार्टिंग के अंदर। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे गरीब पेशेंट आते हैं जो जिनके पास अपने इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे नहीं है। मैं हमेशा से दरख्वास्त करता हूँ सभी डॉक्टर्स को कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है आप तो भी भेज दीजिए, किसी के पास कम है तो भी भेज दीजिए, अगर हैं तो भी भेज दीजिए। लेकिन कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी मरीज है, वो पैसों के भाव के कारण अपना ज़िंदगी ख़राब ना कर ले। मेरी प्रैक्टिस का हमेशा से ये मोटिव रहा। तो ये मैं धन्यवाद भी करता हूँ मैं सभी डॉक्टर्स का, डबल के जितने भी हमारे संगठन के डॉक्टर्स हैं जो मेरे से बहुत सीनियर है और मेरे से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है क्लिनिकल ब्रांच के अंदर, जो कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट भेजते हैं और फ़ोन करके भेज देते हैं, और कभी किसी से पैसे ज़्यादा लिए नहीं है। वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उनसे पैसे लेते भी नहीं है, या कम कर देते हैं। तो ये मेरी एक टेंडेंसी रही है हमेशा की तरह। सो रेडियोलॉजी के अंदर जो बेसिक मोडेलिटीज़ हैं, लाइक अभी एक्सरे है जो हम कुछ सिंपल मानते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर केसेस के अंदर रिपोर्ट्स नहीं होते हैं। बहुत जगह जगह एक्सरे सेंटर्स खुल गए हैं, लेकिन वो सिंपल एक एक्सरे आता है तो वो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है, और डॉक्टर भी सामने ज़्यादा पढ़ नहीं पाता उस एक्सरे को। जब मोटा मोटा देख लेता है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। बट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच हैज़ टू बी वैल्यूएटेड इन द एक्सरे इटसेल्फ, एंड इज़ वेरी पॉसिबल। एक्सरे के अंदर बहुत सारी बीमारियां डायग्नोस होती हैं। रेडियोलॉजी के इतनी ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, इतने ज़्यादा साइंस हैं, नेम साइंस हैं, नाम के अकॉर्डिंगली साइंस हैं, जिसको हम देख देखते छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यूएट करके बता देते हैं कि इसको ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है, इसको किडनी के अंदर पथरी है, इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या इसके कोई वस्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर के अंदर, गैस का पैटर्न कैसा है, कोई बल्स तो नहीं है, कोई स्प्लीनोमेगाली तो नहीं है, हेपेटोमेगाली तो नहीं है, या फिर और भी नंबर ऑफ थिंग्स जो एक्सरे से हम डायग्नोस कर देते हैं। पैनक्रेटाइटिस तक डायग्नोस हो जाती है एक्सरे के अंदर। सो एक तो ये चीज़ है। सेकंड, और जैसे मोडेलिटीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर जो 40 इयर्स के बाद ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, है कि 40 साल के बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मेमोग्राफी, यूएसजी सोनो मेमोग्राफ बहुत ज़रूरी है। तो हमारे स्टिग्मा है अपने हिंदुस्तान में, जो वीमेंस नहीं निकलती बाहर, डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाती। जब एक नोड बना होता है या कोई गांठ होती है उसको लंबे टाइम तक चला के रखते हैं, वो बाद में कम्स आउट टू प्रूव टू बी कैंसर, तब तक वो बस वो ऑपरेटिव और कीमो पे सब कुछ स्टार्ट हो चुका होता है, कोई अर्ली स्टेज में बचा लेते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंस द सिम्टम्स। एक्चुअली कई बार पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन से आता है और हम वो मेडिसिन लेता रहता है, फिर जब कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, लाइक पैनक्रेटिक कार्सिनोमा, हेड ऑफ द पैनक्रेटिक कार्सिनोमा बियॉन्ड स्टेज 2, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, वो जब प्रेजेंट होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर या सिटी के अंदर जब दिखता है, तब तक तो वो मेटास्टाइज हो चुका होता है लिवर के अंदर। उसके बचने के चांसेस 2-4 महीने 6 महीने मैक्सिमम रह जाते हैं। तो हमें पता नहीं, हमारे सामने सारा दिन हम पेशेंट्स देखते हैं, भीड़ देखते हैं, हमें पता नहीं, हम फिल्टर नहीं कर पाते कि कौन सा पेशेंट बाद में सीरियस हो सकता है, किसी को कैंसर हो सकता है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन एक सिंपल मोडेलिटी जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, ये बहुत 3D 4D जो सोनोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। सपोज करो कोई पेशेंट आपने पेन एपिगैस्ट्रिक भेजा, आपको लग रहा है कि एसिड पेप्टिक है, कोई गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लेकिन स्टिल आपने अल्ट्रासाउंड डायग्नोस किया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसके पेनक्रियास के हेड में कोई मास आ जाता है, सीबीडी के अंदर कोई मास आ जाता है, या कोई ऐसे साइंस आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि नहीं इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कोई IHB डायलेटेड है, लीवर की पाइप डायलेटेड है,
तो हमें पता चलता है कि डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, पाइप के अंदर कुछ हो सकता है, तो फिर हम अवेयर हो जाते हैं, फिर हम ERCP के लिए भेजते हैं या CT के लिए भेजते हैं। तो पेशेंट की 1 और 2 दिन की ही मेहनत के अंदर जान बच जाती है और वो स्टेज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पेनक्रियास की स्टेज जो 1 है, जब हम कहते हैं कि पेनक्रियास कटके में मास है 2 से 3 सेंटीमीटर का मास है और कहीं भी नहीं फैला हुआ, आसपास के वेसल को भी अप्रोच नहीं कर रहा, वेसल को भी नहीं किया, आसपास के किसी स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व नहीं किया, तो वहाँ पे रिसेक्टेबिलिटी बन जाती है। तो रिसेक्टेबल कार्सिनोमा बिलो स्टेज 2, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। जैसे ही वो वेसल को इन्वॉल्व कर गया, आसपास के नाड़ियों को इन्वॉल्व कर गया, आसपास के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर गया, वो रिसेक्टेबिलिटी नहीं रहेगी, नॉन रिसेक्टेबल रहेगा, स्टेज 3 ऑनवर्ड चला जाएगा। फिर उसका प्रोग्नोसिस सारा ही मुश्किल से साल रह जाता है, 6 महीने से। सो वो पेन हो रहा है और लेकिन वो हम इग्नोर कर देते हैं उसको, क्योंकि वो डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा होता। लेकिन कुछ महीनों बाद या साल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो तो कैंसर था। सो अर्ली डायग्नोसिस का जो एक कंसेप्ट है वो रेडियोलॉजिस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो मैं अनुभवी चिकित्सा सेवा संगठन का बहुत बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और उनको सल्यूट भी करता हूँ कि जैसे कोरोना काल के अंदर जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और डॉक्टर्स भी नहीं पूरी तरह प्रैक्टिस कर पा रहे थे, जब बहुत लोग नहीं देख पा रहे थे पेशेंट को, जब बहुत लोगों को पेशेंट तो एडमिट कर रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे थे उनसे, और असक्षम थे लोग, पेशेंट मरीज जो थे, और बहुत त्राही मची हुई थी, उन दिनों के अंदर, उस मुसीबत की घड़ी में अनुभवी चिकित्सा सेवा संगठन के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक अनूठी मिसाल पेश की है। हमेशा की तरह वो लोगों के काम आए, रात दिन उनकी हेल्प की, घर घर जाके उनकी हेल्प की है, ऑक्सीजन तक लोगों को मुहैया कराई है और लोगों को जाके चेकअप किया है, उनको आगे रेफ़र करने में उनकी सहायता की है। तो मैं सबको सल्यूट करता हूँ और इसी तरह से हम सब, आप सीनियर से ऐसे सीखते रहें, यही दुआ करता हूँ। और मैं आपके साथ अटैच रहूँ और आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मेरी कभी भी ज़रूरत हो, मैं आज आ नहीं पाया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बिकॉज़ मंडे का दिन था और पेशेंट्स काफ़ी दूर से आते हैं और रश रहता है, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। और लेकिन जिस दिन भी मौका मिला, जैसे छुट्टी वाले दिन हुआ, जब मैं जिस दिन नहीं सेंटर पे हुआ, तो आई वुड लव टू कम देयर एंड वुड लाइक टू जॉइन यू ऑल पीपल, सभी रिस्पेक्टेड सीनियर्स के साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो अगेन मैं आप लोगों को बहुत हाथ जोड़ के सल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा संगठन है और जो लोगों की सेवा के लिए बना हुआ है। और मैं कभी ज़्यादा इकट्ठे सभी के साथ रूबरू नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे। और थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे, और थैंक्स अ लॉट।